आत्मा और आप देख रहे हैं हम लोग। यौन उत्पीड़न या यौन हिंसा आखिरकार हमारी बहस के केंद्र में तो आया है, पब्लिक पॉलिटिकल बहस के केंद्र में, लेकिन उस यौन हिंसा या सेक्सुअल वायलेंस का क्या जो शादी के बंधन के तहत होती है, जो घरों के अंदर होती है। अमेरिका के राइस इंस्टीट्यूट के मुताबिक अपने पति के हाथों यौन हिंसा या बलात्कार का शिकार होने वाली औरतों की तादाद उन औरतों से 40% ज़्यादा है जो बाहरी लोगों के हाथों सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होती हैं। एक और स्टडी के मुताबिक 75% भारतीय मर्द अपनी बीवियों के साथ यौन संबंध के लिए ज़बरदस्ती करते हैं। 2012 में दिल्ली की जो सड़कों पे गैंग रेप हुआ, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसमें भी कहा गया था कि मैरिटल रेप यानी शादी के दायरे में होने वाले बलात्कार या यौन शोषण, यौन हिंसा के खिलाफ कानून बनना चाहिए। लेकिन हमारी संसद को लगा है कि अभी भी सही वक्त नहीं आया है कि मैरिटल रेप को जुर्म करार दिया जाए या कानून के दायरे में लाया जाए। जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा था कि हमारे समाज में शादी की जो प्रथा है, ये कानून उस परिवार की पूरी व्यवस्था को तोड़ डालेगा, परिवार टूटने लगेंगे। यानी कि परिवार को बनाए रखना औरतों की जिम्मेदारी है, भले ही उन्हें हिंसा क्यों न झेलनी पड़े। और 3-4 दिन पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हरिभाई प्रतिभाई चौधरी ने कहा कि हमारे समाज में जो गरीबी है, पावर्टी है, इलिटरेसी है, अशिक्षा, धार्मिक जो मान्यताएं हैं, उन सब के हिसाब से जो शादी पवित्र मानी गई है और वह बहुत ही पाक रिश्ता है। इसलिए शादी के सर्टिफिकेट के साथ जो यौन हिंसा या बलात्कार होता है पति के हाथों, उसे क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता। संसद में सरकार ने माना कि मैरिटल रेप अपने देश में अपराध नहीं है। इस बयान के बाद कानून में जो खामियां हैं उसे लेकर काफी बहस शुरू हो गई हैं। जो वकील हैं वो भी इस पर बटे हुए हैं। मैरिटल रेप के लिए सख्त कानून की वकालत करने वालों का कहना है कि यह व्यक्तिगत आजादी के मूल अधिकार का उल्लंघन है। विरोधियों का तर्क है कि भारतीय समाज में शादी पवित्र बंधन है, ऐसे में इस तरह का कानून परिवार और समाज को तोड़ देगा और ये जो पूरी व्यवस्था बनी हुई है वो बिखर जाएगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो पैनल है उसमें कविता कृष्णन है, सचिव ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन, कमलेश कुमार मिश्र हैं हमारे साथ, वकील हैं ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के, डॉक्टर रोमा कुमार क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, दीपिका भारद्वाज डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और जिन्होंने दहेज विरोधी कानून के गलत इस्तेमाल पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आरती मेहरा नेता हैं बीजेपी की और दिल्ली की पूर्व मेयर रही हैं, और हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी बॉम्बे से जुड़ रही हैं। और इन सब के साथ हमारे साथ वो बहादुर लड़की भी है जिसने इस पूरे मामले को, यानी कि मैरिटल रेप के मामले को जो कोर्ट में ले गई, अदालत में ले गई, और उस वजह से हम आज ये बहस फिर से कर रहे हैं और बार बार ये चर्चा उठ रही है। लेकिन कोर्ट ने इस केस को एडमिट नहीं किया कि एक इंडिविजुअल केस को हम एडमिट नहीं कर सकते, एक बड़ा PIL अगर इस पर फाइल हो तो फिर हम इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके साथ क्या गुजरा? कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? कितने दिनों तक ये सब आपको झेलना पड़ा? मेरी शादी 2013 में हुई थी। शादी के कुछ ही मंथ्स बाद ही ये सब शुरू हो गया था। रोज़ मारपीट, एवरी नाइट वाज लाइक अ नाइटमेयर फॉर मी। मेरी तबीयत ठीक हो ना हो, मारपीट, गाली, थप्पड़ मारना, बुरी तरीके से असॉल्ट करना, ये चलती रही। उसके बाद 14 फरवरी 2014 को मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा, बहुत अजीब 17 टाइम सर पे हिट किया। फिर मेरे इंटरनल पार्ट्स में टॉर्च लाइट इंसर्ट कर दिया था और अननेचुरल वेज, मतलब उस दिन को याद करके जब अभी ये हालत है आपकी कि आप बोलते बोलते इसको काँप रही हैं, लेकिन ये इतने दिन तक बर्दाश्त कैसे करती रही और क्यों करती रही? जैसे कितने दिन ये सब सहना पड़ा इसके पहले कि कोर्ट गए? ऑलमोस्ट 8-9 महीने ये सब सही हूँ मैं, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ जाके शादी की थी, अपना धर्म सब कुछ छोड़ दिया था मैंने। और उसके बाद मैंने उनका धर्म, उनका कल्चर सब कुछ अडॉप्ट कर लिया। तो मेरे मतलब फैमिली के अगेंस्ट जाने के बाद मेरे घर भाई वगैरह ने भी मुझे घर में आना बंद कर दिया था। तो मेरे पास एक ही सपोर्ट था कि मेरे हस्बैंड, जब उन्होंने भी ऐसा कर दिया था तो मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरे पास कोई रिड्रेसल ही नहीं था। आई वाज सो मेम्ड कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मम्मी पापा को मैं इतना तो नहीं बोलती थी, लेकिन बोलती थी कि शायद मैंने गलती कर दी। तो मम्मी पापा बोलते थे कि शादी है, एडजस्ट करो थोड़ा। उनको इस अंदर की बातें तो मैंने नहीं बताई थी कि मेरी मम्मा हार्ट पेशेंट है।
बहुत टाइम ऐसा भी होता था कि मुझे लगता था कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, बट फिर भी लास्ट मोमेंट तक यही कोशिश की कि शायद ये शादी कहीं ना कहीं से बच जाए। हमेशा कोशिश की, लेकिन सब एफर्ट मेरी तरफ से आता था। मेरे हस्बैंड और उनके घर वालों से कभी ये एफर्ट नहीं आता था। उन्होंने तो कभी मुझे एक्सेप्ट ही नहीं की थी। इतना कुछ करने के बाद मेरी मदर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड को कभी भी नहीं समझाया कि ऐसे मार पीट ये सब चीज़ें मत करो। कितनी बार मैं हॉस्पिटलाइज भी हुई हूँ, मेरे हाथ पैर कट गए थे, स्टिचेस आए मेरे पैरों में, मेरी सेंसरी नर्व डैमेज हो गई थी मेरे पैर की, बट हमेशा मतलब मैंने हमेशा इस शादी को बचाया है, लेकिन आखिर में नहीं कर पाई। आपने मज़हब बदला था, आप पहले मुस्लिम थी, उसके बाद आप हिंदू धर्म में हाँ। तो अभी आपको वो अशुद्ध मानते थे। हाँ। अशुद्ध मानते थे तो अलग भी रखते थे, छुआछूत वगैरह भी हाँ। करते थे। हाँ, तो घर में घर का हिस्सा ही नहीं थी कभी। उस जो इंसान जिसके लिए मैंने सब कुछ किया था उसी के मैं कभी हिस्सा नहीं बन पाई, तो अब मैं आपको क्या कहूँगा। मैं ये जो हमने पूरा ये वाक़या सुना है, उससे ज़्यादातर लोग यहाँ पर और खुद हम सब लोग बार बार जितनी बार सुनिए वो सुन के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो जो लड़की इस बात को दोहरा रही है और जिसने झेला है उसको कितनी तकलीफ़ होगी ये अंदाज़ा तो हम नहीं लगा सकते। लेकिन मैं सीधे जो हमारे साथ दो अलग अलग पार्टी के जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं उनके साथ ये बहस शुरू करना चाहती हूँ। आरती मेहरा, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में इस तरह की जो बर्बरता है जो शादी के दायरे में होती है, जो मैरिटल रेप है, वो गुनाह, वो क्राइम क्यों नहीं है? 80 देश और हैं जहाँ पर ये गुनाह माना गया है, इसको क्राइम माना गया है। तो वो क्या चीज़ है जो हमें रोकती है? क्या शादी लाइसेंस है इस तरह के यौन हिंसा के लिए? हमारा उद्देश्य है कि परिवार जुड़ें, एक विश्वास, एक आत्मीयता, एक ये जो इतना सीक्रेट रिलेशनशिप है, इसकी जो अंदर की संवेदनाएं हैं वो बढ़ें, ना कि इस तरह से टूटे। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सच है और इस सच को भी समझ के हमें इसकी तह तक जाना जरूरी है। कड़े कानून बनना बहुत आसान है, कानून बनते रहे हैं, कानून की पालना कितनी हो रही है। अभी जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उस पे सर्वेज होने चाहिए कि हमने क्या खोया क्या पाया जी। क्या उस कड़े कानूनों के बाद कोई एक बड़ा चेंज देखने में आया? क्या उसका यूज हो रहा है, या जैसे दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ जजेस ने कहा, ऑन कोर्ट कहा कि उसका मिसयूज भी हो रहा है। हमें सोसाइटी में देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मिसयूज कोई ऐसा कानून नहीं है शायद हिंदुस्तान में जिसका मिसयूज नहीं होता हो। मिसयूज बहुत हुआ है, लेकिन क्या ये एक तर्क हो सकता है कि आप कानून ही ना बनाए? औरतों के पास लीगल रिड्रेसल क्या रास्ते क्या हैं कानूनी तौर पे? 2012 में ये यूपीए की सरकार में जब गया तब इसे सेटिसाइड किया गया। 2015 में एक एनजीओ ने जब मूव की प्ली, उसमें ये रिजेक्ट हुआ। अभी हमारे मंत्री महोदय ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो एक्सपर्ट और इंडिपेंडेंट लीगल एक्सपर्ट्स की बॉडी है, जो बड़े बोल्ड डिसीजन के लिए माने जाते हैं, जस्टिस एपी शाह, उनके अंडर वो हेड होती है। देखिए, हमारा एक परंपरागत, एक हमारा परिवार का, संगठन का, अब आप मतलब बेडरूम में हम पुलिस को लेके आएंगे? एक मिनट, मेरे पास कानून है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो हमारे पास उसके बहुत कड़े कानून हैं। हम सब परिवार में रहते हैं और हम सब चाहते हैं, रिश्ते तोड़ना कोई भी शौक से नहीं चाहता होगा, पर परिवार को बनाए रखना क्या सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी है? इस तरह की हिंसा सहकर क्या इनको परिवार बनाए रखना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद मैं डाइवोर्स के लिए जा सकती हूँ, मैं उनको, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी सोशली भी लैशिंग कर सकती हूं। मैं प्रियंका चतुर्वेदी के पास ये सवाल ले जाना चाहती हूँ। आपने यूपीए सरकार की, कांग्रेस सरकार की भी बात की। जब 2012 में जब जस्टिस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज करने की बात उसमें भी थी। बहरहाल यूपीए सरकार ने उस वक्त उस सरकार ने भी उसको रिजेक्ट किया था। यही सब कुछ कह के जो आज कहा जा रहा है, जो मंत्री जी ने आज कहा कि मैरिज सेक्रोसैंक्ट है, सेक्रेड है, आप इससे परिवार जो है वो बिखर जाएगा, इसलिए आप कानून मत बनाइए। शादियां पवित्र बंधन होती हैं, शादियों का स्ट्रक्चर बनाकर सोसाइटी में रखना जरूरी है, पर यह भी जरूरी है कि हम ये जान लें कि सिर्फ एक महिला की ही जिम्मेदारी नहीं होती है कि शादी को बनाए रखें, इस सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनाए रखें। महिलाओं के भी कुछ अधिकार हैं, महिलाओं के पास भी ऐसे कुछ कानून होने चाहिए कि अगर उसके साथ कुछ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं
वो उस कानून का इस्तेमाल कर सके। तो मैं बिल्कुल, जब यूपीए की सरकार की बात होती है, जस्टिस वर्मा कमेटी की बात होती है कि उसमें भी ये कानून आईपीसी में संशोधन करने की बात थी जो नहीं हो पाया था, अनफॉर्चुनेट है। पर क्योंकि इतने डिस्कशन हो रहे हैं, आंकड़े इतने सजेस्ट कर रहे हैं कि डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग लॉज हमने इसको अब तक अपने कानून में नहीं लाए हैं। और अगर हम मिसयूज का भी देख लें कि कितना परसेंटेज मिसयूज होता है, कानून में पहले लाना चाहिए कि नहीं ये बताएं। मिसयूज हम आगे बात करेंगे। कानून इस पर अब बनना चाहिए, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने भी रेकमेंड किया है इसको। आना जरूरी है, क्योंकि एक हम ही वही देश होंगे जो प्रोबेबली पाकिस्तान, लेबनान के साथ जुड़े हुए हैं कि महिलाओं को जो सशक्तिकरण मिलना चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं। कानून में आना चाहिए और इसका डिस्कशन होना चाहिए, सिविल सोसाइटी में होना चाहिए, अबव पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए। अभी जब आरती जी कह रही थी कि आपके पास दूसरे लीगल जो रास्ते हैं वो अवेलेबल हैं, तो जब आप कोर्ट में गए थे तो कोर्ट ने क्या कह के इसको रिजेक्ट कर दिया था? केस ही ने एडमिट किया था। जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो हम एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेकर गए थे कि इस महिला के साथ जो आपने सुना ऐसी घटना हुई है, और ये इतनी दर्दनाक घटना थी कि हम लोग स्वयं मजबूर हो गए थे कि, और इस पूरे केस में अभी तक जब तक हम कोर्ट नहीं गए थे लगभग 6-7 महीने तक कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, कोई केस रजिस्टर कहीं नहीं हुआ, किसी को कभी थाने भी नहीं बुलाया गया पुलिस के द्वारा। एफआईआर रजिस्टर करने की कोशिश की गई थी? क्या कह के मना करते थे? इनको CAW सेल में भेजा गया जो क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल है, और क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल को मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं अभी बंद कर देना चाहिए। क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल में महिलाओं को ये जाकर बताया जाता है कि हाँ महिलाएं पिटती हैं, आपको मार खाना नॉर्मल है, आपके ऊपर रेप करना नॉर्मल है, आपको अगर आप पिटती हैं तो ये आम बात है और सभी लोग पिटते हैं, आप भी पिटते हैं, आप कृपया परिवार बचा के रखिए। पूछिए आप इनसे ऐसा बताया कि आपको यहाँ पे किस तरह की मदद मिली थी? कौन वहाँ मिलता था आपको? क्या समझाते थे वहाँ? वो CAW सेल में वो आयु होते थे, वो हमें मिलते थे, तो हमारे हस्बैंड और उनकी फैमिली को भी बुलाते थे। तो एक तो हमें हस्बैंड को देख के हमें बहुत डर लगता था। दोनों को बुलाते थे? उनकी फैमिलीज आती थी और हमारी मम्मी हमारे साथ जाती थी और मैं अकेली, और मेरे हस्बैंड के पूरे फैमिली आते। तो मेरे हस्बैंड की फैमिली बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तो मुझे कभी कुछ, मैं उनको सारे फोटोग्राफ्स डिटेल्स वगैरह मैंने ऑलरेडी CAW सेल में दिए हुए थे, बट वो हमेशा ये बोलते हैं कि आजकल की लड़कियों में शादी बचाने की, मतलब एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है। जबकि हमने उनको सब कुछ बोला कि, फिर वो बोलते थे कि हमारे हस्बैंड पागल है, तो हमारे हस्बैंड में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि सच नहीं है। हमारे हस्बैंड कौन CAW वाले कहते थे? हाँ, कि इसीलिए वो ऐसे हमारे साथ बिहेव करते थे। अच्छा, ये रोमा, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये जो पागलपन का बहाना लेकर लोग क्रूएल्टी करते हैं, बर्बरता करते हैं, बदमाशी करते हैं, ये काफ़ी आम बात है, या जैसा इनको सिखाया जा रहा था वहाँ पर कि शादी में ये सब बहुत आम है, क्या यही सच है? आपके पास ऐसे केस आते होंगे बहुत कि बर्दाश्त करिए, शादी में ये सब होता है, औरतें पिटती हैं, लड़कियों को सहना पड़ता है? ये तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ इस बात से कि लड़कियों को पिटना चाहिए और लड़कियों को सब तरह की वायलेंस सहनी चाहिए शादी के अंदर। और अगर शादी में ऐसा कुछ होता है तो उनको मदद के लिए जाना चाहिए। और अगर शादी में पिटाई हो रही है, आई एम नॉट टॉकिंग कि ये सेक्सुअल वायलेंस, पर अगर पिटाई हो रही है और आपका संबंध अच्छा नहीं है तो आपको मदद के लिए जाना चाहिए। और अगर आप नहीं टिक सकते हैं उस शादी में और आप फिक्स नहीं कर पाते हैं तो उस वायलेंस से बाहर निकल जाना चाहिए। ये जो एक माइंडसेट है वो क्या है? ये पेट्रियार्कल माइंडसेट है, दबाने की, ये ताकत दिखाने की कोशिश होती है, जहाँ पर सेक्सुअल वायलेंस भी एक तरह से ये पावर गेम है, पावर प्ले है। तो ये किस माइंडसेट से ये मर्द आ रहे हैं? क्या समस्या क्या है? बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है ये। जब बच्चे पाले जाते हैं, लड़की को अलग तरीके से पाला जाता है, लड़की को समझाया जाता है कि आपको इस तरीके से रहना है, आपने इस तरह से परिवार बांध के रखना है, आपने झगड़ा नहीं करना, आपने इस तरीके से बैठना है, आपने घर के काम करने हैं। और लड़कों को अलग तरीके से सिखाया जाता है। पर क्या मारपीट सिखाई जाती है? कुछ परिवार में शायद ये भी होता होगा। हाँ जी, सिखाई जाती है। बोला जाता है कि आप मर्द हैं, आपको मर्द की तरह रहना है, मर्द रो नहीं सकता, मर्द को रोने की जरूरत नहीं है, मर्द में ये ताकत होनी चाहिए। तो हम बचपन से ही बच्चों को इस तरह की सीख देते हैं। और फिर जब स्कूल जाते हैं तब हमारे कल्चर में अभी भी वो सेक्सुअलिटी एजुकेशन की बातचीत ही नहीं करना चाहते हम। और बातचीत करते हैं तो केवल कुछ ही जगह पे बातचीत करते हैं और कुछ ही तरीकों से बातचीत करते हैं। तो हम बच्चों को इस तरह से अवेयरनेस ही नहीं दे पाते। तो जब बच्चों की शादी होती है,
खास करके जब महिला की शादी होती है तो घर वाले उसे समझाते हैं कि तूने घर बना के रखना है, तेरी जगह इस घर में वापस नहीं है, ये खास बोला जाता है लड़की को। तो लड़की के दिमाग के ऊपर प्रेशर रहता है कि उसने घर अपना बनाना है और घर में समेट के सबको रखना है। तो अगर वायलेंस हो रही है, पावर यूज हो रही है, मेरी ये कहना है एज अ मेंटल हेल्थ पर्सन कि आपको मदद के लिए जाना जरूरी है। यू शुड नॉट वेट कि बहुत समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए। आपको तब नहीं जाना है कि बहुत बिगड़ ही गया मामला। अगर आपको लग रहा है कि हमारी दोस्ती नहीं है, हम एक साथ नहीं रह पाते हैं, या हमारी सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं है, तो आपको मदद के लिए जाना चाहिए। अगर हस्बैंड है तो वो अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती कर सकता है, अनलेस के बीवी की उम्र 15 साल से कम हो, तब जो कि 375 में है। कमलेश, इसको आप जरा बता पाएंगे डिटेल्स में कि क्या प्रोविजंस हैं ये, और जो होता है कि आपके पास कानून पहले ही हैं तो नए कानून की क्या बात है, जैसा आरती जी भी कह रही थी। हमारे पास आई थी और हमारे पास जब उन्होंने ये कहानी बयान की तो हम लोग खुद इतने, पूरे ऑफिस में हम लोग खुद इतने डिस्टर्ब थे कि हमने ये सोचा कि हमें इस केस को लेकर जाना होगा। और उस समय भी हमने इसका कंपैरिजन 16 दिसंबर की घटना से ही किया था कि 16 दिसंबर की ऐसी घटना हुई तो हम सबने कहा कि इनको जेल में डालो, बंद करो, फांसी दे दो। लेकिन यहाँ पर एक महिला के साथ सेम वैसी घटना होती है, लेकिन बस इसलिए उसके साथ कुछ नहीं होता क्योंकि वो शादीशुदा है और उसका पति जो है उसको आज तक पकड़ा भी नहीं गया है। तो अभी के कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें इसके लिए सजा मिले। दूसरी बात यह है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस के तहत इसमें कुछ नहीं हो सकता। डोमेस्टिक वायलेंस की कानून में कोई सजा नहीं मिलती है। जो सजा मिलती है वो 498A में मिलती है, वो भी सजा का दर बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि ये जो बात कही जाती है कि अगर महिला के साथ ऐसा अत्याचार हो तो उसे शादी छोड़ देनी चाहिए। इस देश में पहले कभी ऐसा होता था कि जैसे कभी कोई किसी के साथ रेप कर देता था तो बोलते थे तुम उससे शादी कर लो। ये नहीं समझ में आ रहा कि इस केस में जब इतनी ज्यादा वायलेंस हो चुकी है, मेडिकल रिकॉर्ड्स इनके पास हैं, कह रही हैं 60 डेज कंटिन्यूअस, वो हॉस्पिटल में थी, 60 डेज कंटिन्यूअस ब्लीडिंग। इतना वायलेंस वाला केस हॉस्पिटल में भी आप जाएंगे तो हॉस्पिटल भी शायद पुलिस को बुला लेगी। ऐसा कैसे कह रहे हैं कि पुलिस जब इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती और समझाती है तो बुला सकते हैं जिन्होंने इनको बोला कि आप अपना परिवार बनाए रखें? क्या हम पुलिस वालों को बुला सकते हैं जिन्होंने इनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की? 77 भी लगा सकती हैं अपने पति के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही कि कैसे पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही है। पूरी समस्या ही इसी बात पर है। पूरी समस्या यही, और कितना मुश्किल है इन औरतों इसी बात पर है। और जो मैडम ने कही वो भी सही बात है, पुलिस उसका मिसयूज कर रही है, औरतें मिसयूज कर रही हैं। ये बात कोर्ट ने नहीं कही। पुलिस ने, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार की जजमेंट में जिनकी ये चर्चा कर रही है, ये कहा कि पुलिस जो है सभी को पकड़ लेती है और उनसे पैसे ऐंठती है। तो ये जो कानून सुधार की जरूरत है, पुलिस में सुधार की जरूरत है इसमें। और मैं इसको पूरी तरह से ये नहीं कह रहा कि मिसयूज नहीं होता होगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मिसयूज जो है वो पुलिस के कारण है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की आप स्टैटिस्टिक्स देख लें कि डाउरी वायलेंस अभी भी कितनी हो रही है, डाउरी किलिंग्स कितनी अभी भी हो रही हैं। महिलाएं, और दिल्ली हाईकोर्ट की जहां तक बात है, दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी हाल में एक पत्नी का मर्डर पति द्वारा इस केस में कहा कि विमेन आर मोस्ट अनसेफ इन देयर मैरिटल होम मच मोर देन ऑन द स्ट्रीट। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए लागू होता है कि ज्यादातर महिलाओं की जो मर्डर होती है वो अपने पति के हाथों होती है, न कि या इंटीमेट पार्टनर के। बहुत सारे मुल्क है जहां पर, दुनिया के बहुत सारे मुल्क है जहां पर ये मैरिटल रेप जो है उसको क्रिमिनलाइज किया गया है। और स्कॉटलैंड है या इंग्लैंड है, इसमें तो हाल में ही हुआ था। लेकिन कुछ चंद कंट्रीज हैं, हम उन चंद कंट्रीज के साथ खड़े हैं जो हम तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ पूरे समाज का ताना बाना बिखर जाएगा। दीपिका, आपने डाउरी मामले में जिस तरह से मिसयूज होता है कानून, इस पर आपने पूरी फिल्म बनाई है। मैं आपके पास आऊंगी, एक छोटा सा इनसे जवाब ले लूं। विपुल, आप बताइए कि ये जो मिसयूज की हम बात कर रहे हैं, जो उल्टा केस होता है जहां पर औरतें ही फंसा देती हैं, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? क्या आरोप है, कब से केस चल रहा है? मेरी शादी 22 जनवरी 2014 को हुई थी। उसके बाद दूसरे ही दिन हनीमून के दूसरे ही दिन, पहले ही दिन मतलब मेरी वाइफ होटल से भागने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने उसे पकड़ा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या, व्हाई यू वांट टू एस्केप, आप क्यों भाग रही थी, क्या ऐसी परेशानी है? तो उसने कहा मैं तो शादी नहीं करना चाहती थी, मेरे माँ बाप ने आपका एफ्लुएंट स्टेटस देख के शादी करवा दी। मैंने कहा तो आपके पास 6 महीने थे, आप मुझे बता सकती थी। हमारा रोका अगस्त में हुआ था, हम ऐसा नहीं था कि हम बात नहीं करते थे। उसने बात करी, घुमाया फिराया, उसकी मैंने अपनी मदर इन लॉ से भी बात करी, उनसे बात करी, मगर वो बात वहीं सेटल ऑफ हो गई। हम थोड़ा ट्रैक पे आए, मगर छोटी छोटी बातों पे लेके झगड़ा होना, फिर अपने मायके चले जाना।
उसके ऊपर आरोप क्या लगा? उन्होंने उसके फादर एडवोकेट हैं, तो उन्होंने 16 जून को एक कंप्लेन करनाल के एसपी ऑफिस में दी कि मेरे फादर ने, मेरी सिस्टर ने और मैंने, हम तीनों ने उसके साथ रेप किया। मेरा केस पहले वुमेन सेल करनाल में गया, जहाँ पे कि मुझे अभी सर कह रहे थे कि वुमेन सेल में औरतों की सुनवाई नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि वुमेन सेल में लड़कों की सुनवाई नहीं है, लड़कों को कंप्लेन नहीं देखने देते। आप यकीन नहीं मानेंगे कि वुमेन सेल में उसके फादर आए हैं, वो लड़की नहीं आई है, और हमें इतना डराया गया है कि अगर आप नहीं करोगे आपको 7 साल के अंदर कर देंगे पूरे परिवार को। दीपिका, आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जो है ये भी एक पहलू है इस पूरी बहस का, लेकिन अगर हम 100% देखें तो उसमें से शायद 10% ऐसा होता होगा। सबसे पहली बात तो ये जो पूरी बात है कि हर कानून का मिसयूज होता है। माफ कीजिए, किसी अगर चेक बाउंस के केस का मिसयूज होता है तो किसी के माथे पे ये ठप्पा नहीं लगता है कि तुमने रेप किया या तुम दहेज लोभी हो या तुमने अपनी अगर मर्डर के केस का मिसयूज होता है, मर्डर के केस में होता है मिसयूज, कभी भी उनकी इंटेग्रिटी पे बात नहीं आती। नगमा, कैरेक्टर की बात है। जब आप जाते हैं सोसाइटी में तो वो एक बहुत बड़ा तगमा है, तो इन मिसयूज को प्लीज किसी और मिसयूज से कंपेयर मत कीजिए। एक और चीज, क्योंकि यहाँ पे पूरे परिवार की बात आती है, उसमें औरतें भी हैं। एक सिस्टर होने के नाते अगर आप डाउरी मिसयूज या सेक्सुअल वायलेंस, अब वो आप रेप का मिसयूज भी देख रहे हैं ना, सारा कंबाइन ही हो गया अब तो उसमें। अगर मैं एक सिस्टर होती और अगर मेरी भाभी मुझे बोलती कि मैंने खड़े होकर अपने पिताजी से उसका रेप करवाया, क्या मेरा पेन उनके पेन से कम है? क्या मेरा पेन उन सब लड़कियों के पेन से कम है कि मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे फादर इन नो नगमा यू हैव टू अपना अलग होता है। इनका जो पेन है वो जनवरी में एक 65 साल के बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। बहू से दुखी हूँ, फंदा लगा रहा हूँ, बहू से दुखी हूँ, फंदा लगा रहा हूँ। ये 2 पेज का सुसाइड नोट अवधेश यादव झांसी में लिखकर मर गए, ये कहकर गए कि सिर्फ एक औरत की कंप्लेंट नाम से मुझे आपने क्रिमिनल बना दिया। उनके फादर और उनके ब्रदर के ऊपर मॉलेस्टेशन का उन्होंने केस लगाया। क्यों? क्योंकि वो कह रही थी कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। क्या ये किसी का दर्द नहीं है? 1 साल में युवती ने दर्ज कराए रेप के 5 केस। मतलब और ये बात सुन लीजिए एक बार विपुल, दहेज उत्पीड़न लचीला दुष्कर्म बना हथियार, ये सिर्फ कानपुर का डेटा है, एक छोटी सी जगह है नगमा। 30 केस 1 साल में फाइल हुए, 30 में से सब के साथ 498 के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा, 22 झूठे पाए गए। आपको जब ये हो रहा है कि इनमें से कितने केसेस झूठे होते हैं? अब मैरिटल कितने केसेस झूठे होते हैं? डाउरी के कितने केसेस झूठे हैं? हम लोग वेस्ट से मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट लेकर आना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लाइए। वेस्ट में मैरिटल रेप जेंडर न्यूट्रल है, यूएस में जेंडर मैरिटल। मैं आपको टाइम दूंगी, आप एक बात कहिए, वेस्ट लेकर आते नहीं है, ये हमारे समाज की भी हकीकत है, तो इसको हम कैसे डील करें आप या नहीं करें? जो मीडिया में आप ही बोल रही थी ना कि 80 देशों में है, तमाम देशों में, तमाम देशों में, तो हमें भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी तमाम देशों में जेंडर न्यूट्रल है, पाकिस्तान में भी, हमारे इंडिया में नहीं है। तो एक औरत अपने मर्द को थप्पड़ मार सकती है, कुछ भी गालियां दे सकती है, उसके पेरेंट्स को कितनी भी गालियां दे सकती है, लेकिन आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं लगा सकते। 498 है, मेंटल और फिजिकल क्रूअल्टी दोनों को पनिश करता है, लेकिन अगर एक लड़के के साथ मेंटल और फिजिकल दोनों क्रूअल्टी हो तो वो नहीं कर सकता। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 406 रोमा में ठीक है, तो इसमें मामले कहाँ सॉर्ट आउट हो रहे हैं दीपिका? इसमें अगर वो जो केसेस, इतनी सारी धाराएं आपने गिना दी, उसमें तो रोमा आपके क्या तर्क है इसके ऊपर? आप क्या सहमत हैं उनसे? तो क्या होगा, पुलिस को बेडरूम में लाएंगे क्या? मेरे पास बहुत केसेस आते हैं जहां पर विमेन बहुत ही अच्छी तरह से, जो मैं अपनी भाषा यूज करती हूँ कि इमोशनली रेप करती हैं आदमी का, पूरे परिवार का इमोशनली बहुत ज्यादा दंग करती हैं। और जब वो आदमी औरत से दूर होने लगता है तब उसको या तो इम्पोर्टेंट बोल देती हैं या बोलती हैं कि वो रेप कर रहा है या मुझे शारीरिक तौर से बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। आते हैं इस काउंसलिंग के लिए? जी, बहुत सारे हैं, परिवार आते हैं जहां पर वो कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास वो स्केयर दिया जाता है, उनको डर दिया जाता है कि डाउरी एक्ट में आपको फंसा दिया जाएगा। आपके पास औरतें नहीं आती काउंसलिंग के लिए जो ये सब सहती हैं फिजिकल वायलेंस? दोनों आती हैं। आपने ये तो वो मामले ज्यादा होते हैं? नहीं कि मर्द ज्यादा बेचारे हैं? नहीं, बेचारा कोई भी नहीं है इसमें। रिश्ते में जब आते हैं तो कोई बेचारा नहीं है। आई थिंक दे नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। सवाल ये है कि हमारे अपने जो लॉज हैं सारी, हम लोगों ने रेप लॉ में खास मांग की थी
कि जो विक्टिम है रेप का उसमें आप पुरुष को भी जोड़िए, क्योंकि पुरुषों के साथ भी होता है जिसमें उनके लिए बोलना कहीं ज्यादा और कठिन। अगर महिलाओं के लिए बोलना कठिन है, मेरे साथ रेप हुआ, पुरुष के लिए बोलना उससे भी ज्यादा कठिन, बेहद कठिन। हमने कहा था कि इसको जोड़िए, लेकिन हम लोगों ने कहा था कि जो परपिट्रेटर है, जो अक्यूज्ड है, वहां पर आप महिला को मत रखिए, ये बात थी। और इसलिए हमने कहा था क्योंकि हमारा समाज अभी कोई बराबरी का समाज है नहीं। एक स्टडी 2 साल पहले की कि 31% महिलाएं भयानक डोमेस्टिक वायलेंस की, वाइफ बैटरिंग, ये कोई थप्पड़ अप्पड़ की बात ही नहीं, ये वाइफ बैटरिंग है टू द एक्सटेंट ऑफ इनॉर्मस डेली वायलेंस। वाइफ बैटरिंग का जो कर सकता है वो रेप नहीं कर सकता, और या अगर रेप हो रहा है तो उस महिला के पास न्याय मांगने का कोई जगह नहीं होना चाहिए। ये बात हटा देने की हम कह रहे हैं, बाकी तो कोर्ट तय करेगा। जो आप कह रहे हैं अगर ये गलत आरोप है तो कोर्ट बिल्कुल इसमें न्याय देगा, कहेगा कि गलत आरोप है। बिल्कुल। और जो बराबरी की बात हम कर रहे हैं, और ये कि जो मर्द आते हैं वो भी पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम इनको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आपने गिनाए हैं। पर एक बात सिर्फ कि गैर बराबरी का समाज हमारा, ये आप सब मानते हैं। औरतें जो हैं वो कमज़ोर स्थिति में हैं, ये भी हम मानते हैं, इसलिए कि पावर गेम भी है, ये ताकत का खेल भी है। और जिस तरह औरतें पिटती हैं, और ये मुझे दिखा रही थी कुछ देर पहले, जो इनको चोटें आई हैं, खैर वो गिना नहीं सकती कि उनके हाथ पैर अभी भी कांप रहे हैं बात करने में, और वो अस्पताल में महीनों रही हैं। क्या कोई मर्द ऐसा आपने देखा इसको औरतों ने एक बीवी ने ऐसा पीटा हो कि उसकी हड्डियां टूट गई हों, उसके खून निकल रहा हो, उसकी नसें खराब हो गई हों? क्या इस तरह का होता है जो आप कहती है कि एक थप्पड़ मार दिया, क्या उसको आप वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस इसके मुकाबले कर सकती हैं जो इस तरह की वायलेंस होती है? इमोशनल वायलेंस के लिए क्या करें रोमा जी? इमोशनल वायलेंस तो हम लोग उस स्तर पे पहुंचे ही नहीं है। जब हमें कोई हड्डी तोड़ रहा हो, मार पीट के, और जान का खतरा हो, इमोशनल वायलेंस तो उसके आगे है। वो तो औरतें शायद सहती होंगी, पर फिजिकल वायलेंस का क्या करें? क्या उसका अधिकार होना चाहिए? मुंबई में केस था, मुंबई में अधिकार भी होना चाहिए ना। पति ने 3 दिन लगातार 72 घंटे की रिकॉर्डिंग की है कि उनकी बीवी उनको कैसे मारती थी, और वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, स्थिति में थे वो रिकॉर्डिंग ये तो उन्होंने, क्या क्योंकि ये कोई खेल है आजकल? कोई बिलीव ही नहीं करता ना, तो उनको ये यहाँ तक आना पड़ा कि वो रिकॉर्ड करें, और उसके बाद उनको क्या मिला? डिवोर्स। उनकी बीवी उनको इतना मार रही थी कि वो इस तरह के खराब हालत में थे, वो रिकॉर्ड कर पा रहे थे। आप मतलब अगर मैंने कहीं पे कैमरा लगा दिया, क्योंकि मैं हर रोज पिटती हूं, चलिए ठीक है, खैर एक बात तो ये है कि हमारे समाज को हम कैसे बचाए रखें, क्योंकि समाज इस हालत में पहुंच गया है कि जो आप बार बार कह रही हैं कि बेडरूम में हमें कैमरे लगाने, तो कैमरे तो लग रहे हैं बेडरूम में, कैमरे तो पति पत्नी खुद लगा रहे हैं कैमरे। आरती जी, इन्होंने भी कैमरे लगा लिए हैं, कैमरा तो इन्होंने भी लगा लिया है। एक मिनट रेयर केसेस है विपुल, एक मिनट। समाज की हमारे हालत ये हो चुकी है कि कैमरे घरों में लग रहे हैं, अब उसको बचाए रखना, इज्जत जो इज्जत है परिवार की, अब जो स्ट्रक्चर है औरतों के ऊपर, उसका दारोमदार फिर भी डाला जाता है। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।